दोस्तों, पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने का ऐलान कर दिया गया है, जो कि जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। इसने नेटो और यूएस में पैनिक मचा दिया है। इसके अलावा यूएई और भारत के व्यापार ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत और यूएई की, जहां एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी काफी करीब पहुंच गए हैं और दोनों ने डिफेंस पैक्ट तक साइन कर लिया है, तो वहीं भारत और यूएई की दोस्ती भी नए मुकाम को छू रही है। दरअसल अभी हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई। भारत और यूएई का व्यापार अब 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हां, 2025 में दोनों देशों के बीच हुआ कुल व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सुनने में यह बहुत बड़ा लगता है और है भी, लेकिन इस बड़े नंबर के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी है। असल में भारत अब तेल और सोने से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना चाहता है। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, कपड़े और गाड़ियां, यही वो क्षेत्र है जिन्हें भारत भविष्य का इंजन मान रहा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आबू धाबी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के निवेश प्रमुख शेख हमद बिन आमने सामने बैठे। यहाँ तय हुआ एक नया टारगेट। अगले 3 से 4 साल में भारत और यूएई गैर तेल और गैर गहना व्यापार को भी 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। सोचिए दोस्तों, सिर्फ तेल और सोना हटाकर भी इतना बड़ा व्यापार। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2020 में दोनों देशों का कुल व्यापार था करीब 59 अरब डॉलर और आज 5 सालों में ये 100 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। यानी यूएई अब भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन चुका है। लेकिन अगर हम तेल और सोने को निकाल दें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। 2020 में गैर तेल व्यापार 19.9 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 32.9 अरब डॉलर तक पहुंचा है। बढ़त हुई है, लेकिन उतनी तेज नहीं जितनी उम्मीद थी। इस वक्त भारत का यूएई के साथ व्यापार घाटा 26.8 अरब डॉलर का है, क्योंकि तेल आयात बहुत भारी है। लेकिन गैर तेल क्षेत्रों में अच्छे मौके बन रहे हैं, जैसे मशीनरी और इलेक्ट्रिकल सामान का निर्यात 5.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। गाड़ियां और एयरक्राफ्ट पार्ट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, कपड़े और केमिकल्स का ग्राफ थोड़ा धीमा पड़ा है, लेकिन आगे स्कोप बहुत है। अब ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा कारण है दुनिया की बदलती राजनीति और व्यापारिक माहौल। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को नए बाजार चाहिए और यूएई उनके लिए सबसे सही दरवाजा साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का लगभग 15.6 अरब डॉलर का ऐसा निर्यात जो पहले अमेरिका जाता था, अब यूएई की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मशीनरी, एयर कंडीशनर, फुटवियर, मैकेनिकल गुड्स, इन सब में भारत बड़ी छलांग लगा सकता है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मौके हैं। उदाहरण के लिए भारत से अमेरिका को सिर्फ 172 मिलियन डॉलर के राउटर और मॉडेम गए, लेकिन अकेले यूएई ने 2.5 अरब डॉलर के ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे। सोचिए यहाँ कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। बैठक में भविष्य की साझेदारी को लेकर भी कई अहम बातें हुई। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूएई अब रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, फार्मा और रिटेल सेक्टर में साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दुबई के जेबेल अली फ्री जोन में भारत मार्ट प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2027 तक शुरू हो जाएगा और भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक स्थायी हब बनेगा। उद्योग जगत भी इस साझेदारी को लेकर बेहद उत्साहित है। रिल्सन टायर्स के एमडी मंजुल पहावा ने कहा है कि सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक गेम चेंजर साबित हुआ है। वहीं सत्याग्री ग्रुप के चेयरमैन दिनेश जोशी ने एफएमसीजी, पार्सल केयर और रिटेल एस्टेट में बड़े मौके गिनाए। भारत और यूएई को सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि गेटवे मानता है, एक ऐसा दरवाजा जिससे खाड़ी, मध्य एशिया और अफ्रीकी बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सके। यानी अगर भारत ने यूएई में अपनी पकड़ मजबूत की तो उसके लिए पूरी दुनिया के नए बाजार खुल जाएंगे। तो साफ है कि भारत और यूएई की दोस्ती आने वाले समय में और गहरी होने वाली है। ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए नए अवसर और रोजगार भी लेकर आएगी। जब अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड वॉर चल रहा है, ऐसे में भारत को यूएई जैसे पार्टनर्स की सख्त जरूरत है, जहां पर भारत अपने सामान को यूएई जैसे देशों में पहुंचा सके। बढ़ते हमारी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी आज की सबसे धमाकेदार खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को आज 1000 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति में बड़े बदलाव को
मंजूरी दे दी। ये बदलाव काफी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें अब परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की शर्तों को और भी कड़ा और व्यापक कर दिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर इस नई डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है और ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। रूस के पहले की नीति के मुताबिक परमाणु हथियार तभी इस्तेमाल हो सकते थे जब रूस पर किसी और देश ने परमाणु हमला किया हो या फिर उसके अस्तित्व को गंभीर खतरा हो। लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं। नई नीति के मुताबिक अगर किसी गैर परमाणु देश ने रूस पर हमला किया और उस हमले को किसी परमाणु शक्ति वाले देश ने समर्थन दिया तो इसे रूस एक संयुक्त हमला मानेगा। यानी मान लीजिए यूक्रेन ने रूस पर हमला किया और उसके पीछे अमेरिका या नेटो का समर्थन रहा तो रूस इसे सीधा सीधा अमेरिका और नेटो के हमले के बराबर समझेगा। नई नीति में और भी कई खतरनाक शर्तें जोड़ी गई है। अगर रूस पर बड़े पैमाने पर मिसाइल, ड्रोन या एयरक्राफ्ट से हमला होता है तो इसे भी परमाणु हमले के जवाब देने लायक माना जा सकता है। यहाँ तक कि अगर बेलारूस, जो रूस का सबसे करीबी सहयोगी है, उस पर हमला होता है तो रूस उसे भी अपने ऊपर हमला मानेगा। वहीं अगर रूस की संप्रभुता पर कोई बड़ा खतरा आया तो भी परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बदलाव ऐसे समय पर किए गए जब अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को अपने लॉन्ग रेंज ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस की जमीन के अंदर हमला करने की अनुमति दी है। रूस ने इसे एक बड़ी उकसावे की कार्रवाई बताया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसे अमेरिका की सीधी भागीदारी माना जाएगा। दूसरे शब्दों में पुतिन का ये कदम अमेरिका और नेटो के लिए एक सीधी चेतावनी का संकेत है कि अगर रूस पर हद से ज्यादा दबाव डाला गया तो वह परमाणु विकल्प तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। रूस की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह अपडेट मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही कहा था कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए डॉक्ट्रिन को नया रूप देना जरूरी है। रूस का कहना है कि ये नीति सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए है। वहीं विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस अभी भी मानता है कि दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त होना चाहिए और वह खुद नहीं चाहता कि परमाणु युद्ध छेड़ा जाए, लेकिन हालात मजबूर करे तो जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन ने हमेशा की तरह इस फैसले की आलोचना की है और इसे न्यूक्लियर सैबर रेटलिंग यानी परमाणु हथियारों की धमकी देने की रणनीति बताया। उनका कहना है कि पुतिन इस तरह की धमकी देकर पश्चिमी देशों को डराना चाहते हैं ताकि वे यूक्रेन को हथियार और समर्थन देना बंद कर दे। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी इस पर चिंता जताई। उनका कहना है कि ये कदम पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ जाता है। ये साफ है कि रूस की इस नई डॉक्ट्रिन से हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। अब किसी भी छोटे हमले या संघर्ष को रूस एक बड़े परमाणु खतरे की तरह देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अब और भी असुरक्षित दौर में प्रवेश कर रही है। अगर जरा सी चिंगारी भी गलत जगह पर लगी तो हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि रूस किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उनका यह फैसला भी इसी सोच को दिखाता है। वे पश्चिम को ये बताना चाहते हैं कि रूस को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होगी। साथ ही इस बदलाव से ये भी संकेत मिलता है कि जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है और पश्चिमी देश यूक्रेन को ज्यादा आधुनिक हथियार दे रहे हैं, वैसे वैसे रूस अपनी नीति को और ज्यादा आक्रामक बना रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।